आप खुद ही सोचिए, आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आपके पास एक ऐसा चमत्कारी हुनर हो जिससे आप एक ही हथौड़े की चोट से दुनिया की सबसे अजेय, सबसे खूंखार और जादुई तलवार बना सकते हो। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इतने शानदार टैलेंट के बावजूद आपको क्या मिला? एक नौकर की जिंदगी। कच्चा और सबसे बेहतरीन लोहा चुनने से लेकर उसे भयंकर आग में तपाने, उसे सही आकार देने और एक खतरनाक हथियार बनाने तक का सारा पसीना सिर्फ और सिर्फ आपका है। आप दिन रात भट्टी की आग में जलते हैं, लेकिन आपका वो सीनियर, वो भाई साहब बस एकदम आखिर में आते हैं, उस चमकती हुई तलवार पर अपना नाम उकेरते हैं और सारी की सारी वाहवाही लूट कर ले जाते हैं। पूरी दुनिया को तो यही लगता है कि जुआन आयरन सेक्ट के लीडर का इकलौता बेटा शुकुन ही वो महान और जीनियस लोहार है जिससे एक हथियार बनवाने के लिए बाहर मीलों लंबी लाइनें लगती हैं। लेकिन इस कल्टीवेशन दुनिया का सबसे बड़ा सच तो ये था कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के आधे से ज्यादा टॉप क्लास और लेजेंडरी हथियार शुकुन ने नहीं, बल्कि बादशाह नाम के एक मामूली से अप्रेंटिस ने बनाए थे। जुआन आयरन सेक्ट ने कभी बादशाह की कोई कद्र नहीं की। बादशाह ने कई बार बड़े ही सम्मान के साथ अपने सीनियर और सेक्ट के बड़ों से विनती की थी कि उसे एक असली चेले का दर्जा दिया जाए और उसे खुद की भट्टी चलाने की इजाजत दी जाए, लेकिन शुकुन हर बार उसे टरका देता था। आज भी जश्न की उस भरी महफिल में जहां सब शुकुन की झूठी तारीफों के पुल बांध रहे थे, शुकुन ने बड़ी ही चालाकी से बादशाह की आवाज को हमेशा की तरह दबाने की कोशिश की। लेकिन आज का दिन अलग था। बादशाह आज हमेशा की तरह चुपचाप सिर झुकाकर नहीं रहने वाला था। उसके अंदर के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने अपनी ठंडी, बेखौफ और बर्फीली निगाहों से सीधे मंच पर बैठे सेक्ट लीडर शूलिए की आंखों में आंखें डाली। बादशाह ने शांत लेकिन एकदम कड़क और खौफनाक आवाज में कहा, मैं अब और काम नहीं करूंगा। यह बात बहुत धीमी आवाज में कही गई थी, लेकिन उस शोर शराबे और हंसी मजाक वाले विशाल हॉल में भी इसने एक पल में शमशान जैसा सन्नाटा खींच दिया। सबके हाथ से शराब के प्याले छूटने लगे। शुकुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने बौखलाते हुए पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? बाहरी चेलों को सिर्फ सेक्ट में मुफ्त का खाने और रहने को मिलता है। उन्हें अपनी मर्जी से कहीं भी जाने या काम छोड़ने का कोई हक नहीं है। मंच पर बैठे एक घमंडी बुजुर्ग ने भी अपनी दाढ़ी सहलाते हुए ताना मारा और कहा, अभी तो तुम सिर्फ 7वें लेवल के छोटे से कल्टीवेटर हो। धोखे से 2-4 अच्छी तलवारें क्या बना ली? तुम्हारा तो दिमाग ही 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस सेक्ट ने तुम्हें 10 साल तक पाला है, तुम्हें खाना दिया है, और तुम इस तरह से हमें सिला दोगे? एहसान फरामोश कहीं के। बादशाह ने उन बुजुर्गों और उनके खोखले तानों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसका चेहरा एकदम भावहीन था, जैसे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि भौंकने वाले कुत्ते खड़े हों। बादशाह ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा, अगर मेरा वजूद सिर्फ तुम्हारे इस जुआन आयरन सेक्ट के लिए पैसे छापने वाली एक बेजान मशीन बनना है और दिन रात खून पसीना एक करके सिर्फ इस शुकुन का झूठा नाम चमकाना है जिससे मुझे रत्ती भर भी फायदा नहीं होने वाला, तो मुझे ऐसा टैलेंट नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूं। इतना कहकर बादशाह घूमा और उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। वो सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसकी चाल में एक अजीब सा रुतबा था जिसे देखकर किसी की भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। पीछे से शुकुन की गालियां और धमकियां पूरे हॉल में गूंज रही थीं। शुकुन ने पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा, खुद को कोई तोप मत समझ बादशाह। तेरे जाने से मेरा या मेरे सेक्ट का कोई काम नहीं रुकने वाला। मैं चाहूं तो तेरे जैसे 100 नौकर कल खड़े कर दूं। तेरे पास ना पैसे हैं, ना अपनी कोई भट्टी है और ना ही कोई औजार। इस सेक्ट के बाहर तेरी कोई औकात नहीं है। तू सड़क पर भीख मांगेगा। बादशाह बहुत दूर निकल चुका था। उसे अब इन भौंकने वाले लोगों की आवाजें नहीं आ रही थीं। वो एक आजाद पंछी की तरह उस जहरीले माहौल से बाहर निकल चुका था। इधर हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या प्रतिक्रिया दी जाए। तभी एक छोटा सा लड़का जिसका नाम शाओशितो था, डरते डरते दौड़कर शुकुन के पास आया। शाओशितो ने घबराते हुए धीमी आवाज में पूछा, सीनियर, बादशाह तो चला गया, अब उन सारे पेंडिंग बड़े ऑर्डर्स का क्या होगा जो सिर्फ वही संभालता था? शुकुन का ईगो पहले ही हर्ट हो चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक झन्नाटेदार थप्पड़ उस छोटे लड़के के मुंह पर दे मारा। लड़का दूर जाकर गिरा। शुकुन ने गुर्राते हुए कहा, तेरा मतलब क्या है बे? क्या तू ये कहना चाहता है कि उस 2 कौड़ी के नौकर के बिना मैं, शुकुन, कोई काम नहीं कर सकता? शुकुन ने उस लड़के के हाथ से वो पूरी ऑर्डर बुक छीन ली और वहां बैठे सभी लोगों को सीना तानकर बड़े ही घमंड से देखने लगा। शुकुन ने एक झूठी और घमंडी मुस्कान के साथ कहा, आप सब चिंता ना करें, वो बादशाह तो बस मेरा एक छोटा सा हेल्पर था, असली मास्टरमाइंड तो मैं हूं। अब से जुआन आयरन सेक्ट के सारे ऑर्डर्स मैं खुद अपनी निगरानी में पूरे करूंगा। हम कोई भी ऑर्डर रिजेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वहां बैठे सब लोग जो उसकी चापलूसी करते थे वो झूठी हंसी हंसने लगे और उसकी चमचागिरी करने लगे। लेकिन सेक्ट का बूढ़ा लीडर शूलिए बहुत गहरी सोच में डूबा था। उसे लगा था कि उसका बेटा अब जिम्मेदार हो गया है, लेकिन आज शुकुन की बेवकूफ़ी देखकर उसे थोड़ी निराशा हुई। खैर, उसने सोचा कि समय के साथ शुकुन सुधर जाएगा। आखिर वो सेक्ट का वारिस जो था।
लेकिन शुकुन की बेवकूफ़ी का असली रंग तो अगले ही दिन दिखने वाला था। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही शुकुन की गहरी नींद टूट गई। उसके कमरे का दरवाजा कोई पागलों की तरह जोर जोर से पीट रहा था। ली मुंशी ने बाहर से हाँफते हुए और रोती हुई आवाज में कहा, सीनियर शुकुन, दरवाजा खोलिए, गजब हो गया, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। शुकुन ने अपनी नींद खराब होने पर बुरी तरह चिड़चिड़ाते हुए दरवाजा खोला। सामने ली मुंशी और उसके पीछे सेक्ट के कई पुराने और अनुभवी लोहार खड़े थे, जिनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ली मुंशी के हाथ में ऑर्डर्स का एक बहुत बड़ा और मोटा बंडल था। ली मुंशी ने पसीना पोंछते हुए घबराहट भरे स्वर में कहा, सीनियर, काम पूरी तरह से रुक गया है। कल जोश जोश में आपने 37 बड़े ऑर्डर्स पर साइन किए थे और उनमें से ज्यादातर ऑर्डर्स में ग्राहकों की बहुत ही अजीबोगरीब और नामुमकिन शर्तें हैं। बादशाह जब था तो वो हमेशा एक एक ऑर्डर को ध्यान से चेक करता था कि कौन सा काम हो सकता है और कौन सा नहीं। जो नहीं हो सकता था उसे वो सीधा मुंह पर मना कर देता था। लेकिन आपने तो बिना देखे सब पर साइन कर दिए। अब इन ग्राहकों को हम क्या जवाब देंगे? शुकुन की सारी नींद एक झटके में उड़ चुकी थी। उसने कांपते हाथों से एक पेपर उठाकर देखा। उसमें लिखा था कि तलवार ऐसी होनी चाहिए जो मालिक के मूड और गुस्से के हिसाब से अपना रंग बदले और लड़ाई के समय लाल हो जाए। दूसरे पेपर में मांग थी कि भाले का वजन अपने आप कम और ज्यादा होना चाहिए। शुकुन का सिर चकराने लगा। उसे तो हथौड़ा पकड़ना भी ठीक से नहीं आता था, ये सब वो कैसे बनाता? शुकुन ने हकलाते हुए और अपनी चोरी छिपाते हुए कहा, तो तुम लोग खुद मिलकर कोई जुगाड़ क्यों नहीं लगा लेते? हमारे पास इस सेक्ट में 100 से ज्यादा बेहतरीन लोहार हैं, तुम लोग क्या झक मार रहे हो? एक बूढ़े और सबसे अनुभवी लोहार ने मायूसी से सिर हिलाते हुए कहा, मास्टर शुकुन, हमने रात भर माथापच्ची की है। कुछ चीजें तो हमने बादशाह के छोड़े हुए पुराने नक्शों को देखकर आधी अधूरी बना ली, लेकिन बाकी ऑर्डर्स तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रहे। उसमें जो जादुई मंत्रों की नक्काशी करनी है वो सिर्फ बादशाह ही जानता था। शुकुन का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ली मुंशी ने डरते डरते एक कदम आगे बढ़ाया और पूछा, सीनियर, क्या हम जाकर बड़े मास्टर जी से मदद मांग लें? उन्हें सब सच बता देते हैं। शुकुन ने अपनी आंखें तरेरते हुए एकदम खतरनाक आवाज में कहा, अगर किसी ने पिताजी को एक लफ्ज भी बताया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मेरी इज्जत का सवाल है। इन ऑर्डर्स को अभी टालते रहो। ग्राहकों से कहो कि काम चल रहा है, मैं कुछ न कुछ सोचता हूं। ली मुंशी के चेहरे पर मौत का खौफ आ गया। उसने अपने झोले से एक हरे रंग के बेहद महंगे रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ ऑर्डर निकाला। हम इस वाले ऑर्डर को किसी भी कीमत पर नहीं टाल सकते। अगर इसे टाला तो हमारी मौत पक्की है। शुकुन ने जैसे ही उस ऑर्डर को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो ऑर्डर किसी ऐरे गैरे का नहीं, बल्कि युआन यिंग लेवल के एक बेहद खूंखार, बेरहम और ताकतवर कल्टीवेटर कॉन्ग सॉन्ग का था। उन्हें अपने 1 साल के प्यारे पोते के पहले जन्मदिन के लिए एक जादुई लॉन्ग लाइफ लॉक यानी एक सुरक्षा ताला बनवाना था। नीचे पन्ने पर 200 से ज्यादा बारीक शर्तें लिखी थीं और सबसे डरावनी बात यह थी कि डिलीवरी की तारीख बिल्कुल सिर पर थी। ऐसे खतरनाक आदमी को मना करने या बहाने बनाने का मतलब था सीधा यमराज को दावत देना। शुकुन पसीने से नहा गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक उसके खाली दिमाग की बत्ती जली। शुकुन ने चिल्लाते हुए आदेश दिया, बादशाह के पुराने नक्शे! उसके कमरे में जाओ और जो भी कचरा, कागज या नक्शे मिले सब उठा लाओ। और हां, कुछ लोगों को पहाड़ से नीचे भेजो और पता लगाओ वो कमीना बादशाह किस तरफ गया है। मुझे वो हर हाल में वापस चाहिए। 1 घंटे बाद बादशाह के बनाए हुए नक्शों के 2 बड़े बड़े बक्से शुकुन के सामने पड़े थे। शुकुन ने दरवाजा बंद किया और पागलों की तरह जमीन पर बैठकर उन नक्शों को छानने लगा। उसने आज तक कभी इन बारीक चीजों पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि ये तो मजदूरों का काम है, वो तो बॉस है। तभी बहुत सारे नक्शों के बीच उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत और जटिल ताले के डिजाइन पर पड़ी। उसमें जादुई मंत्रों की बहुत ही कमाल की नक्काशी थी और उसकी बनावट किसी शाही जेवर जैसी लग रही थी। शुकुन ने खुशी से उछलते हुए और उस नक्शे को चूमते हुए कहा, मिल गया, यही है वो। मैं तो फालतू में डर रहा था। बादशाह ने पहले ही इसका डिजाइन बना रखा है। लेकिन उस नक्शे के बिल्कुल नीचे कोने में बादशाह ने एक लाल स्याही से चेतावनी लिखी थी, जिस पर शुकुन के अंधे घमंड ने ध्यान ही नहीं दिया। बादशाह ने साफ साफ लिखा था कि इसे बनाने में बहुत ज्यादा खतरनाक और दुर्लभ चीजों का खर्चा आता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करें। शुकुन को लगा कि युआन यिंग लेवल के मास्टर कॉन्ग सॉन्ग के लिए खर्चे की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जितना महंगा होगा उतना अच्छा। शुकुन ने दरवाजा खोलकर बाहर खड़े लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, ली मुंशी, सारे काम रोक दो, भाड़ में गए बाकी ग्राहक। सबसे पहले इस ताले को बनाओ, जैसा इस नक्शे में है, बिल्कुल वैसा ही बनना चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। शुकुन ये बात बिल्कुल नहीं जानता था कि वो कोई सुरक्षा ताला नहीं था। वो बादशाह द्वारा बहुत पहले डिजाइन किया गया कुनलोंग लॉक यानी एक ड्रैगन सील था। एक ऐसा खूंखार और जानलेवा ताला जिसका असली काम दुश्मनों की नसों को हमेशा के लिए ब्लॉक करना और पलक झपकते ही उन्हें मौत के घाट उतारना था।
और अब यही ताला एक मासूम बच्चे के गले में जाने वाला था। दूसरी तरफ इन सब ड्रामों से अनजान बादशाह पहाड़ों से उतरकर एक आम इंसानों के गांव किंगशी गांव में पहुंच चुका था। यह एक बेहद शांत जगह थी। अपनी बची खुची थोड़ी सी जमा पूंजी से उसने गांव के कोने में एक छोटी सी धूल भरी और पुरानी लोहे की दुकान खरीद ली थी। यहाँ कोई जादुई भट्टी नहीं थी, कोई चमत्कारी औजार नहीं थे और ना ही कोई कीमती लोहा, लेकिन फिर भी बादशाह की आंखों में एक अलग ही चमक और सुकून था। जुआन आयरन सेक्ट में एक बहुत पुरानी कहावत थी कि सेक्ट का सबसे पहला लीडर कोई कल्टीवेटर नहीं बल्कि एक आम लोहार ही था, जिसने लोहे को पीटते पीटते एक दिन अचानक जादुई शक्तियां हासिल कर ली थीं और वो भगवान बन गया था। बाद की पीढ़ियों और उन मूर्ख बुजुर्गों को लगा कि यह सिर्फ एक कहानी है, मिथक है। लेकिन कल जब बादशाह वो लेजेंडरी तलवार बना रहा था तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि असल में सबसे ताकतवर कल्टीवेशन किताबों या मंत्रों से नहीं बल्कि लोहे को पीटने की इस कला से आता है। भट्टी की आग ही उसका असली कल्टीवेशन था। तभी उसकी दुकान के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके झुर्रियों भरे हाथों में एक जंग लगा, बुरी तरह टूटा हुआ और खराब फावड़ा था। बूढ़े वांग ने हिचकिचाते हुए और अपनी फटी हुई जेब की तरफ देखते हुए पूछा, बेटा, मैं गांव का एक गरीब किसान हूं, क्या तुम मेरे इस फावड़े को ठीक कर सकते हो? मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। फसल कटने के बाद जब अनाज बिकेगा तो मैं तुम्हें पाई पाई चुका दूंगा। बादशाह ने उस बूढ़े की बेबसी देखी और बहुत ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, पैसे नहीं चाहिए बाबा। अगर आपके पास घर में कोई भी पुराना कबाड़, अजीब से दिखने वाले पत्थर या लोहे का कोई भी बेकार टुकड़ा हो तो मुझे दे देना, और अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी आप बस यहां बैठिए और देखिए। बूढ़ा वांग हैरान था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई दरियादिल लोहार नहीं देखा था। शहर वाले तो बिना पैसे के बात भी नहीं करते थे। बादशाह अपनी पुरानी भट्टी के सामने बैठा। उसने आग जलाई और धौंकनी चलाई। आग की लपटें नाचने लगीं। उसने उस जंग लगे फावड़े को आग में डाला और फिर उसे निकालकर निहाई पर रखा। ठक ठक ठक। उसके हथौड़े की हर चोट की आवाज किसी युद्ध के मैदान में बजने वाले नगाड़े जैसी गूंज रही थी। वो सिर्फ लोहा नहीं पीट रहा था बल्कि वो उस निर्जीव लोहे के अंदर अपनी आत्मा और जादू फूंक रहा था। उसकी हर चोट के साथ हवा में मौजूद जादुई ऊर्जा उस फावड़े के अंदर समा रही थी। जब बादशाह ने वांग को वो फावड़ा वापस दिया तो वांग के होश उड़ गए। उसकी आंखें बाहर आ गईं। वो काला, जंग लगा फावड़ा अब चमचमा रहा था। उसकी धार किसी रेजर जैसी तेज थी और उसमें से एक अजीब सी जादुई चमक निकल रही थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े सेनापति का कोई शाही हथियार हो, न कि खेत में चलाने वाला फावड़ा। वांग ने घर जाकर अपनी पत्नी को जब वो फावड़ा दिखाया तो उसकी पत्नी को यकीन ही नहीं हुआ कि बिना पैसों के कोई इतना बढ़िया काम कर सकता है। उसने वांग को खूब ताने मारे कि पक्का वो किसी का कर्जा करके आया है। रात भर वांग को नींद नहीं आई। उसका मन कर रहा था कि वो अभी खेत में जाए और उस फावड़े को चलाकर देखे। सुबह अंधेरे में ही जब मुर्गे ने बांग भी नहीं दी थी, वांग उठा और चुपके से अपने खेत में चला गया। जैसे ही उसने वो फावड़ा जमीन पर मारा, एक चमत्कार हुआ। फावड़े से एक गर्म ऊर्जा निकलकर वांग के बूढ़े और कमजोर हाथों में दौड़ गई। वांग को पता ही नहीं चला कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। उसने पलक झपकते ही अपना पूरा 2 एकड़ का खेत जोत डाला। वो रुका नहीं। उसके अंदर का जोश इतना ज्यादा था कि उसने गलती से अपने पड़ोसियों के खेत भी जोत डाले। तभी पीछे से उसके बेटे की घबराई हुई और खौफजदा आवाज आई। बेटे ने डरते हुए और अपनी आंखें मलते हुए कहा, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी उम्र 68 साल है, आपसे ठीक से चला भी नहीं जाता और आपने 1 घंटे में 5 एकड़ जमीन जोत दी। ये कोई इंसान का काम नहीं है। वांग ने अपने हाथों को देखा, फिर पीछे मुड़कर उस खेत को देखा जो एकदम परफेक्शन के साथ जुत चुका था, और फिर उस फावड़े को देखा। यह कोई आम फावड़ा नहीं था। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। उस नए लोहार के पास जादुई ताकतें हैं। वो लोहे में जान डाल देता है। आधे दिन के अंदर बादशाह की दुकान के बाहर पूरे गांव का मेला लग गया। लोग अपनी पुरानी छुरियां, कैंचियां, कुल्हाड़ियां और यहां तक कि वजन तौलने वाले पुराने बाट लेकर लाइन में खड़े थे। बदले में बादशाह उनसे पहाड़ों पर मिलने वाले वो अतरंगी पत्थर ले रहा था जो गांव वालों के लिए सिर्फ कचरा थे। लेकिन बादशाह जानता था कि वो दुनिया के सबसे बेशकीमती जादुई खनिज हैं जिनकी कीमत बड़े बड़े शहरों में लाखों में होती है। और इसी बीच हजारों मील दूर कॉन्गसोंग के विशाल और आलीशान महल में जश्न का माहौल था। हर तरफ रोशनी थी। उनके पोते का पहला जन्मदिन था और उत्तरी कल्टीवेशन दुनिया के बड़े बड़े कल्टीवेटर्स, युआन यिंग लेवल के मास्टर और खूंखार लोग वहां मौजूद थे। कॉन्गसोंग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बड़े ही गर्व से मुस्कुराकर मेहमानों से कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मुझे बुढ़ापे में यह पोता नसीब हुआ है। ये मेरी जान है और इसकी सुरक्षा के लिए मैंने जुआन आयरन सेक्ट से एक बेहद खास और जादुई लंबी उम्र वाला ताला बनवाया है।
तभी एक सेवक बड़े ही सम्मान के साथ एक खूबसूरत डिब्बे में वो चमचमाता हुआ ताला लेकर आया। उसकी बारीक नक्काशी और उसमें से निकल रही नीली रोशनी को देखकर सभी मेहमान वाह वाह करने लगे। सब जुआन आयरन सेक्ट की कारीगरी की कस्में खाने लगे। कॉन्गसॉन्ग ने बड़े प्यार से वो ताला अपने पोते के गले में पहना दिया और उसे एक लाल धागे से बांध दिया। उस छोटे से गोल मटोल बच्चे ने जैसे ही अपने छोटे हाथों से उस चमकते हुए ताले को छुआ, तभी एक भयानक और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। ताले के अंदर से एक खौफनाक जादुई रोशनी निकली और सोने की अनगिनत खतरनाक जंजीरें, जो किसी जहरीले सांप की तरह लग रही थीं, हवा में लहराने लगीं। पलक झपकते ही उन जंजीरों ने उस मासूम बच्चे की गर्दन, हाथों और पैरों को बुरी तरह जकड़ लिया और उसकी चमड़ी में धंसने लगीं। बच्चे की दर्दनाक और चीड़ देने वाली चीख से पूरा हॉल गूंज उठा। कॉन्गसॉन्ग ने खौफ और घबराहट में चीखते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? मेरे बच्चे को छोड़ो। उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि जंजीर को तोड़ सके, लेकिन एक बुजुर्ग और बेहद अनुभवी कल्टीवेटर ने चिल्लाकर उसे रोका। बुजुर्ग कल्टीवेटर ने पसीने से लथपथ होकर कहा, रुक जाओ कॉन्गसॉन्ग, यह कोई सुरक्षा ताला नहीं है। इसकी ऊर्जा देखो, यह तो एक खतरनाक डार्क सीलिंग आर्टिफैक्ट है। यह बच्चे की नसें ब्लॉक कर देगा और उसकी जान ले लेगा। हॉल में भगदड़ मच गई। खुशियों का माहौल एक सेकंड में मातम में बदल गया। कई बड़े बड़े युआन यिंग मास्टर्स ने एक साथ अपनी पूरी ताकत लगा दी। तब जाकर बड़ी मुश्किल से, बिना बच्चे को नुकसान पहुंचाए, उन जंजीरों को तोड़ा गया। बच्चा बेहोश हो चुका था। कॉन्गसॉन्ग का शरीर गुस्से से ज्वालामुखी की तरह कांप रहा था। उसकी युआन यिंग लेवल की खूंखार ऊर्जा पूरे कमरे में तबाही मचा रही थी, जिससे वहां के खंभे दरकने लगे। कॉन्गसॉन्ग ने अपने दांत पीसते हुए एकदम शैतानी आवाज में कहा, जुआन आयरन सेक्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने सुरक्षा के नाम पर मेरे पोते को मारने की कोशिश की है। अगर मैंने इस धोखे का बदला नहीं लिया और तुम्हारे सेक्ट की ईंट से ईंट नहीं बजा दी, तो मेरा नाम भी कॉन्गसॉन्ग नहीं। वो उसी वक्त हवा में उड़ा और एक टेलीपोर्टेशन जिन जादुई पोर्टल के जरिए वहां से गायब हो गया। उसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ जुआन आयरन सेक्ट थी। मौत का फरमान निकल चुका था। इधर जुआन आयरन सेक्ट में शुकुन की हालत सड़क के कुत्तों से भी बदतर हो चुकी थी। पिछले 10 दिनों से उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी। हर रोज कोई ना कोई बड़ा ग्राहक वापस आकर गालियां दे रहा था। किसी की जादुई तलवार बीच जंग में टूट गई और वो मरते मरते बचा, तो किसी का हथियार काम ही नहीं कर रहा था। शुकुन ने बिना सोचे समझे जो बड़े बड़े वादे किए थे, वो अब उसकी गर्दन का फंदा बन चुके थे। सेक्ट का सारा खजाना ग्राहकों को 10 गुना रिफंड देने में खत्म हो चुका था और कई सालों में पहली बार जुआन आयरन सेक्ट कंगाली की कगार पर पहुंच गया था। शुकुन ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल नोचते हुए ली मुंशी पर चिल्लाकर कहा, बादशाह को ढूंढो, जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन मुझे वो हर हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उसके बिना हम सब सड़क पर आ जाएंगे। उसके भेजे हुए लोग हर दिशा में खाक छान रहे थे, लेकिन बादशाह का कोई अता पता नहीं था। वो जैसे हवा में गायब हो गया था। इन्हीं लोगों में वो छोटा लड़का शाओशितो भी था, जिसे शुकुन ने उस दिन सबके सामने थप्पड़ मारा था। शाओशितो चलते चलते और रास्ता भटकते हुए अचानक उसी किंगशी गांव में पहुंच गया। वहां का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव के अनपढ़ किसान जिन औजारों से खेती कर रहे थे, उनमें से शुद्ध और बेदाग जादुई ऊर्जा निकल रही थी। ऐसा तो सेक्ट के बड़े बड़े मास्टर भी अपनी पूरी जिंदगी लगाकर नहीं बना पाते थे। वो सीधा उस लोहार की दुकान पर पहुंचा। वहां सामने बादशाह को शांति से भट्टी के सामने बैठे देखकर वो खुशी से उछल पड़ा। शाओशितो ने रोते हुए और हंसकर एक साथ कहा, सीनियर बादशाह, शुकुन ने मुझे आपको वापस लाने के लिए भेजा था, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहता। उस सेक्ट में अब कुछ नहीं बचा है, वहां सिर्फ गालियां और घाटा है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए बड़े ही शांत स्वर में पूछा, तो क्या इरादा है तुम्हारा? तुम यहां क्या करोगे? शाओशितो ने पूरे जोश और उम्मीद से कहा, मैं आपके साथ यहीं रहूंगा। मुझे आपकी तरह जादुई भट्टी चलानी नहीं आती, लेकिन मैं आपके ग्राहकों को संभाल सकता हूं, दुकान की सफाई कर सकता हूं। मुझे बस 2 वक्त की रोटी और एक कोना दे देना रहने के लिए। मैं उस घमंडी शुकुन की शक्ल नहीं देखना चाहता। बादशाह ने उसे अपने साथ रख लिया। अब शाओशितो बाहर का काम देखता और बादशाह अपनी भट्टी में कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में जुट गया। गांव वालों ने उसे अनजाने में इतने सारे कीमती जादुई पत्थर दे दिए थे कि अब उसके पास एक असली ईश्वरीय हथियार बनाने का पूरा सामान इकट्ठा हो चुका था। 10 साल तक दूसरों के लिए, शुकुन के लिए हथियार बनाने वाले बादशाह ने एक गहरी सांस ली और तय किया, बहुत हुआ दूसरों के लिए जीना। आज मैं अपने लिए एक ऐसा हथौड़ा बनाऊंगा जो पूरी कल्टीवेशन दुनिया को हिलाकर रख देगा। जुआन आयरन सेक्ट में शुकुन अपने कमरे में छिपकर बैठा पसीने से नहा रहा था। तभी ली मुंशी भागता हुआ आया और उसने खबर दी कि उसके पिता सेक्ट लीडर शूलिए अचानक वर्कशॉप का मुआयना करने आ रहे हैं। शुकुन घबरा गया, क्योंकि अगर उसके पिता ने कबाड़खाना बन चुकी वर्कशॉप और बेकार हो चुके हथियारों का पहाड़ देख लिया तो उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शुकुन ने भागते हुए रास्ते में ही अपने पिता को रोक लिया और चापलूसी करते हुए कहा, अरे पिताजी, आप यहां कैसे? सब लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, आप वहां जाएंगे तो उनका ध्यान भटकेगा।
चलिए हम मेन हॉल में चलकर आराम से बात करते हैं। रास्ते भर शुकुन लंबी लंबी झूठी कहानियां सुनाता रहा कि उसने कैसे सेक्ट का मुनाफा दोगुना कर दिया है और सब उसकी वाहवाही कर रहे हैं। शूलिय अपने बेटे की बातें सुनकर बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसका बेटा सच में बड़ा हो गया है। लेकिन जैसे ही वो दोनों मेन हॉल के दरवाजे के पास पहुंचे, आसमान फट पड़ा। एक बेहद खूंखार, बर्फीली और जानलेवा ऊर्जा का दबाव आसमान से सीधा उनके सिर पर आकर गिरा। शुकुन, जो सिर्फ फाउंडेशन लेवल का था, उसकी हड्डियां चटक गईं, उसके घुटने टूट गए और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। शूलिय भी पसीने पसीने हो गया। धुएं और धूल के बीच से लाल आंखों वाला मौत का फरिश्ता बना कॉन्गसॉन्ग प्रकट हुआ। कॉन्गसॉन्ग ने ऐसी आवाज में गरजते हुए कहा जो सीधे पाताल से आ रही लग रही थी, तुमने मेरे पोते को मारने की कोशिश की, इसका हिसाब कौन देगा? उसने वो टूटा हुआ जंजीरों वाला ताला पूरी ताकत से शूलिय के मुंह पर दे मारा। शूलिय ने जैसे ही उस ताले की नक्काशी को देखा तो वो पल भर में समझ गया कि यह कोई आम ताला नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक डार्क सील है। शूलिय ने शुकुन की तरफ खौफनाक नजरों से देखते हुए पूछा, यह सब क्या है नालायक? तूने ये क्या कर दिया? शुकुन पसीने से भीग चुका था। मौत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उस चालाक लोमड़ी ने तुरंत अपना रंग बदला। शुकुन ने फूट फूट कर रोते हुए एक गजब का नाटक किया और बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता था। यह नक्शा और यह ताला मेरा नहीं, उस गद्दार बादशाह का था। यह सब उस बादशाह की चाल है। वो हमारे सेक्ट को बर्बाद करना चाहता है। उसने ही मुझे फंसाया है। कॉन्गसॉन्ग की आंखों में कोई रहम नहीं था। उसे इन बाप बेटे के नाटकों से कोई मतलब नहीं था। कॉन्गसॉन्ग ने अपनी ठंडी और कातिलाना आवाज में कहा, मैं यहां तुम्हारी फालतू बकवास सुनने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें सिर्फ कुछ दिनों का वक्त दे रहा हूं। उस लड़के को पाताल से भी ढूंढकर मेरे सामने लाओ, वरना मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट को, एक एक इंसान को इसी जगह पर जिंदा जला दूंगा। इतना कहकर कॉन्गसॉन्ग वहां से एक आंधी की तरह चला गया। शूलिय ने गुस्से और निराशा से अपने बेटे को देखा। उसे पता था कि उसका बेटा बेवकूफ और झूठा है, लेकिन अब सेक्ट को बचाने का एक ही रास्ता था। शूलिय ने अपनी तलवार निकालते हुए आदेश दिया, जाओ उस बादशाह को ढूंढो, उसे जंजीरों में बांधो और जानवरों की तरह घसीटते हुए कॉन्गसॉन्ग के पैरों में लाकर फेंक दो। वही हमारे सेक्ट को बचा सकता है। ठीक उसी समय किंगशी गांव में एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसने पूरे आसमान का रंग ही बदल दिया। शाओशितो दुकान के बाहर पहरा देते देते गहरी नींद में सो गया था। सुबह हो रही थी। अचानक भट्टी के अंदर से एक इतनी तेज चमक उठी जिसने सूरज की रोशनी को भी फीका कर दिया। एक सुनहरी लाइन लोहार की दुकान से आसमान की तरफ एक लेजर बीम की तरह उठी और उसने बादशाह के बनाए हुए उस चमत्कारी हथौड़े को पूरी तरह अपनी गोद में ले लिया। बादशाह ने उस ईश्वरीय हथौड़े का नाम रखा था पॉक्सियाओ चुई, यानी डॉन ब्रेकर हैमर। जैसे ही बादशाह ने उस हथौड़े की मूठ को छुआ, एक ऐसी खौफनाक और असीम ऊर्जा की लहर वहां से निकली जिसने सैकड़ों मील दूर तक तहलका मचा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े अदृश्य हाथ ने दुनिया की सारी जादुई ऊर्जा को पकड़कर किंगशी गांव की तरफ खींच लिया हो। आसमान में जादुई ऊर्जा का एक भयंकर और विशाल बवंडर बन गया था। गांव वाले डर के मारे अपने घुटनों पर बैठ गए और हाथ जोड़कर उस भट्टी की तरफ प्रार्थना करने लगे। उन्हें लगा जैसे साक्षात भगवान उनके गांव में उतर आए हैं। ये खबर हवा से भी तेज फैलने लगी। दुनिया भर के लालची कल्टीवेटर्स उस रोशनी की तरफ भागने लगे। लेकिन सबसे मजे की बात तो ये थी कि जो शख्स सबसे पहले उस चमत्कारी रोशनी की तरफ पागलों की तरह उड़कर आ रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि गुस्से की आग में जल रहा कॉन्गसॉन्ग था। अब बादशाह के सामने वो दुश्मन आ रहा था जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी। लेकिन बादशाह अब वो पुराना कमजोर नौकर नहीं था।